गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने अपनी जो फर्स्ट चैप्टर है वो पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसमें हम अपनी कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस का हमने फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज भी कर लिया था। अभी हम आज सेकंड जनरेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट स्टार्ट। हाँ जी, ये रहा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जनरेशन जो है हमारी वो मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज जो है वो एक कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, जिसमें कि डायरेक्टली कंप्यूटर उसकी लैंग्वेज जो है वो समझ जाता है। लेकिन सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में क्या हुआ कि इसमें आ गई हमारी असेंबली लैंग्वेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज रेफर्स टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज एसोसिएटेड विद असेंबली लैंग्वेज। अभी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज हमारी कौन सी लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी हमारी लो लेवल ही लैंग्वेज है, उसी को रिग्रेट करती है, बट इसमें क्या है, एक ही चेंज है कि इसमें हम न्यूनिक्स कोड्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब देखो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज, उसमें हम सिर्फ क्या यूज़ करते थे? 0 एंड 1, और सारे की सारी प्रोग्रामिंग, सारा का सारा काम जो है वो 0 1 में होता था। जिस तरह से ये देखो पूरी की पूरी कोडिंग 0 एंड 1 में है। इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 0 1 कौन से 0 1 का क्या कोड है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज है, तो ये बहुत टफ थी। लेकिन कंप्यूटर इसको ही समझता है, कंप्यूटर और कोई लैंग्वेज नहीं समझता। लेकिन सेकेंड जनरेशन में हमने क्या किया? असेंबली लैंग्वेज बनाई। असेंबली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर उसमें हमने यूज़ किए मेन्योनिक्स कोड्स। अब मेन्योनिक्स कोड्स क्या हैं? देखो जिस तरह से हमने कुछ एक वर्ड्स यूज़ कर लिए, जैसे हम एडिशन के लिए हमने एक कोड ले लिया ADD, मल्टीप्लाइकेशन करनी हो तो उसके लिए हमने ले लिया MUL, सब्ट्रैक्शन करना हो उसके लिए हमने ले लिया SUB, डिवीज़न करना हो तो उसके लिए हमने ले लिया DIV। अब देखो इतने सारी जो हमारी कोडिंग हो रखी है ये 0 एंड 1 में, अगर इसमें हम ADD यूज़ करेंगे तो हमें पता है ना कि ये वाला कोड हमारा एडिशन के लिए है, तो इस चीज़ को हम बड़े ही आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए असेंबली लैंग्वेज से थोड़ा सा तो आसान हो गया, क्योंकि 0 एंड 1 को समझना बहुत मुश्किल था एक यूज़र के लिए। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बट सिर्फ 0 एंड 1 समझता है, इसीलिए हमने क्या किया? असेंबली लैंग्वेज यूज़ की। असेंबली लैंग्वेज में कुछ एक मेन्योनिक्स कोड्स यूज़ किए, जिसमें हमने कुछ एक वर्ड्स जो है वो इंग्लिश के डाल दिए, जिसके साथ ये जो लैंग्वेज है थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो गई। लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि कंप्यूटर अब ये जो इंग्लिश के वर्ड हमने डाले हैं मेन्योनिक्स कोड, इनको कंप्यूटर नहीं समझता। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमें ज़रूरत पड़ी एक ट्रांसलेटर की, जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, हमने एक असेंबलर जो है वो इन्वेंट किया। अब हमारे जो कोड्स हैं वो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? असेंबलर के पास। देन असेंबलर जो है उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है। फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके जो भी आउटपुट आती है वो आउटपुट दोबारा असेंबलर के पास जाएगी। असेंबलर उसको फिर से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें वापस करेगा। ठीक है, तो ये था आपका असेंबली लैंग्वेज। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो इट यूजेस इंग्लिश वर्ड्स विच मेक इट रीडेबल बाय ह्यूमन बींग्स। तो ये चीज़ तो क्लियर ही है। इससे क्या होता है? एरर डिटेक्ट करना बहुत आसान हो गया। मतलब बहुत नहीं कह सकते हम, थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि कुछ एक जो वर्ड्स हमने यूज़ किए अगर उनमें एरर है तो उस चीज़ को तो हम फाइंड आउट कर ही सकते थे आसानी से। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। कहता है कि डिसएडवांटेजेस की ये है कि ये भी मशीन लैंग्वेज की तरह मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसके लिए भी हम अगर अलग अलग प्रोग्राम्स करना चाहते हैं तो अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए हमें अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर चाहिए होंगे। उसमें जो कंप्यूटर उसको सपोर्ट करता है उसी कंप्यूटर में वो प्रोग्राम हो सकता था। उसके बाद हमारे पास आ गई थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। अब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज क्या है? द लिमिटेशंस ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज लेड प्रोग्रामर्स टू डिवेल्प अ लैंग्वेज विच इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, रिसेंबल इंग्लिश और एनी अदर स्पोकन इंग्लिश एंड इंक्लूड फैमिलियर मैथमेटिकल सिम्बल्स। अब जो दोनों हमने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, पहले मशीन लैंग्वेज पढ़ी फिर असेंबली लैंग्वेज पढ़ी, इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए हमने थर्ड लैंग्वेज, जो हमारे डेवलपर हैं उन्होंने थर्ड लैंग्वेज बनाई, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया? हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें अब उन्होंने इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए, काफ़ी सारे सेंटेंसेस यूज़ किए, फिर उसमें मैथमेटिकल सिम्बल्स यूज़ किए, जो कि हमारी पिछली लैंग्वेज जिसमें यूज़ नहीं होते थे। तो इस सब सी चीज़ों से क्या हुआ?
ये बहुत यूज़र फ्रेंडली बन गई, इसमें बहुत सारे इंग्लिश के और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ हुए, इसमें मतलब मशीन डिपेंडेंट भी नहीं थी। और इसकी कुछ एक एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि फोर्ट्रेन, कोबोल, C++, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आई 4th जनरेशन लैंग्वेज। अब 4th जनरेशन लैंग्वेज में जो हमारे डेवलपर हैं, इन्होंने कोशिश की कि ये वाली लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज के बिल्कुल क्लोज हो जाए, ताकि बहुत सारी जो चीज़ें आसान हो जाएं। जैसे हम लेटेस्ट अपनी इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इसी तरह का कुछ एक चीज़ बनाई जाए जिससे ये लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाए, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो इसमें देखो इसकी फीचर्स क्या थी ये 4th जनरेशन लैंग्वेज की। इट इज़ मोर प्रोग्रामर फ्रेंडली एंड वर्सटाइल। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामर फ्रेंडली है, वर्सटाइल है, इसमें बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं यूज़र के, क्योंकि प्री डिफ़ॉल्ट बहुत कुछ इसको मतलब बना बनाया मिल जाता है, यूज़र ने बस उसको यूज़ करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5th जनरेशन लैंग्वेज। 5th जनरेशन लैंग्वेज जो है वो क्या है, इसमें यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मतलब जिस तरह की हम अभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सोच नहीं सकता, उसको जितनी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो वही काम करता है, लेकिन 5th जनरेशन लैंग्वेज का मेन गोल यही है कि कुछ एक चीज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंप्यूटर खुद ब खुद सॉल्व कर ले, वो रिएक्ट करे, वो बिहेव करे लाइक ह्यूमन बीइंग्स, और उसमें फीलिंग्स हों, वो सोचना शुरू करे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो अभी भी हमारी जो 5G लैंग्वेज है वो अभी भी डेवलपमेंट फेज पे ही है। ये 1980 और 1919 में इसकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी भी ये डेवलपमेंट फेज पे ही है। तो वी होप कि ये फ्यूचर में लीड करेगी हमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं। ट्रांसलेटर्स करवाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया। ट्रांसलेटर क्या होता है कि ट्रांसलेटर कोई भी लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ट्रांसलेटर में असेंबलर जो है वो मशीन लैंग्वेज के लिए था। ठीक है, सेकंड हमारे पास कंपाइलर आता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए है, लेकिन इसमें इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज के लिए है। दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि जो कंपाइलर है वो एक ही टाइम पे पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। और किसी लाइन में अगर कोई एरर आ जाए तो वो लाइन बाय लाइन करते करते ही वो एरर जो है वो शो कर देता है। तो इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास इंटरप्रेटर की भी, जो कि इस जैसे कि सेमीकोलन में कोई एरर आ गया, अगर आपने लिखना था माय नेम इज़ राहुल, उसके बाद फुल स्टॉप पढ़ना था लेकिन आपने फुल स्टॉप नहीं डाला, तो वो भी एरर शो हो जाएगा। लेकिन अगर फुल प्रोग्राम हम करेंगे तो वो यही बताएगा कि यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर है। लेकिन हम जब इंटरप्रेटर के साथ लाइन बाय लाइन करेंगे तो वो लाइन हाईलाइट कर देगा कि इस लाइन में एरर है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, जो कि प्रॉपरली पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके जो आपने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने हैं, वो मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। अब वो वाले क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नोटबुक्स पे कर लेने हैं। ये वीडियो अच्छे से